नमस्कार दोस्तों, आज के अखबार की प्रमुख सुर्खियों और उनके विश्लेषण के साथ मैं आपका गाइड उजांग शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों को। दैनिक जागरण की हेडलाइन पर अगर हम नज़र डालें और अन्य पेपर ने भी इसको कवर किया है तो वो है भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संबंधित में बिम्स्टेक को सुरक्षा कवच देगा भारत। बिम्स्टेक आज से 25 वर्ष पहले बनाया गया था, लेकिन अब जाकर उसको उसका चार्टर मिला है। चार्टर का मतलब हुआ कि कैसे वो कार्य करेगा, उसके क्या एक तरह से कह सकते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर उसका दशा दिशा निर्देश क्या होंगे। आश्चर्यजनक रूप से 25 वर्षों से ये जो ऑर्गेनाइजेशन था वो अपना आउटपुट नहीं दे पा रहा था। यदि भारत में बात करें और दक्षिण एशिया विशेषकर बात करें तो दक्षिण एशिया देशों में सबसे पहले सार्क हुआ करता था, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें पाकिस्तान भी एक सदस्य रहा है और अभी भी वर्तमान में है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी भूमिका को दिखाया और उसका पूरा जो विदेश नीति है वो भारत के विरोध में रहा है। और ये जो क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं इनका एक बड़ा मकसद होता है। अगर हम दक्षिण एशिया को देखें ध्यान से तो यहाँ पर कुछ समस्याएं बहुत कॉमन है। गरीबी, भूखमरी, अल्प रोजगार, साथ ही साथ जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत कम है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, शिक्षा की सुविधा बहुत कम है। तो चाहे वो बांग्लादेश हो, भारत हो, पाकिस्तान हो या अन्य देश हो, उनके समक्ष ये जो खतरे हैं, ये जो चुनौतियां हैं वो मौजूद हैं। तो जब क्षेत्रीय संगठन हम बनाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम आउटपुट बहुत अच्छा दें, हम मिलकर इनसे लड़ें, और ये ज़रूरी भी है। हम एक दूसरे के संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, खासतौर पे मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, नदियों की शक्ति। लेकिन अब सार्क एक ऐसा ग्रुप बना जिसमें पाकिस्तान और भारत के बीच की जो रस्साकसी, और स्पेशली पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार बोलता रहा, सार्क कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। अब ये भारत को समझ में आया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्यों ना हम इस पे सहयोग को और बढ़ाएं, और आपस में सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है जब दो देशों के बीच, या कभी भी अगर हम अपने घरों में भी देखें, जब दो लोगों के बीच में आर्थिक रिश्ते जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से आर्थिक रूप से हम जुड़ जाते हैं, तो उनकी जो राजनीतिक वैमनस्यता है, जो आपस में एक दूसरे का मनमुटाव, कम होने लगता है। यहाँ पर भी ये था कि अगर हम एक दूसरे को लाभ पहुँचाने लगे, जो लाभ के रिश्ते होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण इस तरह से हो जाते हैं। अदरवाइज हम एक दूसरे के साथ कभी धर्म के रूप में, कभी राजनीतिक विचारधारा के रूप में हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। और जितना दक्षिण एशिया लड़ेगा, अशांत होगा, जैसा रहा है अतीत में, उतना ही इसकी प्रगति बाधित होगी, और साथ ही साथ यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो भी बहुत परेशान होंगे। एक विचारधारा आई कि क्यों ना हम बिम्स्टेक को आगे लेकर चलें। अब बिम्स्टेक जब हमने बनाया, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसे बिम्स्टेक कहते हैं, जिसमें 7 देश हैं: भारत, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। इसमें पाकिस्तान को हटा दिया गया, यानी सार्क माइनस पाकिस्तान इज इक्वल टू बिम्स्टेक हो गया यहाँ पे। और ये समझ में आया कि भारत इन सभी देशों में सबसे बड़ा है, सबसे तेजी से प्रगति कर रहा है, और अगर हम एक दूसरे का सहयोग करना शुरू करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पिछले कुछ समय से दक्षिण एशिया में एक नई चुनौती उभर रही है। इसके कई डायमेंशन देखने की कोशिश करिए, और वो चुनौती उभर रही है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उसमें चीन बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट कर रहा है। श्रीलंका की स्थिति अभी किसी से छुपी नहीं है, एडिटोरियल इसके ऊपर काफ़ी आया है। श्रीलंका की स्थिति बहुत बुरी हो रही है, ना वहाँ खाने का सामान है, ऐसा लग रहा है पूरा देश ही कंगाल हो गया या बर्बाद हो गया है। इसी तरह वो नेपाल, बांग्लादेश, हर जगह घुसने की कोशिश कर रहा है, और इन देशों के माध्यम से भारत को वो सीधे सीधे चुनौती देगा। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि भारत अपने सहयोगी देशों को सुरक्षा दे, उनको चार्टर दे और उनके साथ व्यापार की वृद्धि करे। इस व्यापार की वृद्धि से भारत की अपनी खुद की समस्याओं का समाधान होगा, साथ ही साथ इन देशों के साथ एक आर्थिक सहयोग बन पाएगा। जैसे जैसे हमारे आर्थिक सहयोग बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ये तय है कि जो हमारी आपस की वैमनस्यता है, जो बॉर्डर से नारकोटिक्स अंदर आता है, जो आतंकवाद, अलगाववाद अंदर आता है, जो पलायन की समस्या होती है, उससे भारत को लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। इसी के साथ भारत ने इसमें FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी बढ़ावा देने की बात कही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जहां पर एक देश जो है जिसमें हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का हम कॉन्सेप्ट रखते हैं कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके सामान को हम टैक्स फ्री या जो है टैरिफ फ्री करके अपने अंदर लेकर आते हैं। ये किसी देश के प्रति हमारा एक रुझान होता है, हमारा एक जुड़ाव होता है। हम उसके साथ अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से अपनी विदेश नीतियों को सुरक्षित करना चाहते हैं।
क्योंकि भारत की विदेश नीति में जो हमारा जो रही है बहुत पहले से ही और वर्तमान में भी हमारा फॉरेन पॉलिसी जो रही है वो बेसिकली रही है पड़ोसी पहले, यानी कि नेबर फर्स्ट पॉलिसी रही है। और ऐसी कंडीशन में इतनी अच्छी पॉलिसी होने के बावजूद भारत अपने पड़ोसियों के साथ लगातार एक तनावग्रस्त स्थिति में लगा रहा है। संबंध हमेशा ऊपर और नीचे बने रहे हैं। ये कुछ भारत की भी विडंबना है कि भारत का जो पड़ोसी रहे वो किसी न किसी, चाहे वो राजनीतिक अस्थिरता हो, चाहे वो आपकी आर्थिक अस्थिरता हो, धार्मिक, सांप्रदायिक, लगातार इसके माध्यम से वहाँ पर एक उठापटक बनी रही है। भारत की प्रगति को बाधित करने में ये भी एक बहुत बड़े कारक के रूप में निकल कर आते हैं। लेकिन अब भारत को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि एक मंच बना लेना और उस मंच को कारगर करना दो अलग अलग बातें हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो आज बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। वर्तमान में पिछले 2-3 सालों के अंदर जिस तरह चीन ने SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग बात कहते हैं, उसको बहुत तेज़ी से उभारा है। वहीं पहले G20 या और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पश्चिम की नीतियाँ, उनकी ताकत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रही हैं। भारत के पास अपना कुछ इस तरह का एक संगठन नहीं रहा है जिसने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य किया है। और बिम्स्टेक के रूप में हम ये देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी पहल है और इसके माध्यम से भारत को भी समझ में आ रहा है कि उसका अपना खुद का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच होना चाहिए, कुछ अपने देशों के संबंध होने चाहिए। हमने अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए, स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाया, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, रशिया के साथ, लेकिन अपने पड़ोसियों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ हम अपनी जियो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ यानी भू राजनीतिक सीमाएं हम उसमें शेयर करते हैं। और ये एक बहुत वास्तविक और कटु सच्चाई है कि अगर हमारा पड़ोसी अशांत होगा तो हम भी अशांत होंगे ही होंगे। तो ये बहुत दूरगामी रहा है और सरकार की ये जो विदेश नीति में जो पहल है, जहाँ पर लगातार भारत प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में लगातार अपने पड़ोसियों को एडवांटेज देता चला है। चाहे वो हमने नाविक के केस में देखा, हमारे पड़ोसियों को लेकर जो हमारी सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर किया। हमने अभी हाल में कोविड के टीके जो है देने की बात की, उसमें भी हमने ये बात देखी। और अभी चाहे जब रूस यूक्रेन वॉर चल रहा और वहाँ से यूक्रेन से नागरिकों को निकालने की बात आ रही हो, तो भी भारत ने अन्य तमाम देशों के नागरिकों को भी वहाँ से निकाला। इस तरह से भारत लगातार ये सिग्नल दे रहा है कि वो अब इस क्षेत्रीय संगठन को लीड करने के लिए तैयार है। पूरे विश्व में उसकी भूमिका बढ़ती चली जा रही है और निश्चित रूप से अगर ये बिम्स्टेक आगे और सफल होता है और हम दक्षिण एशियाई देशों को एक साथ लेकर आ पाते हैं, इसमें हम ईस्टर्न एशिया के देशों को भी मिला पाते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम क्षेत्रीय सहयोग को और बढ़ा पाएंगे, व्यापार को और बढ़ा पाएंगे और इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा संभावनाएँ हैं। यहाँ पर हमारे पास मानव संसाधन है, यहाँ पर हमारे पास तमाम तरह के रिसोर्सेज हैं। इनको यूटिलाइज करके भारत अपनी बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकता है, व्यापार को बढ़ा सकता है और सभी इसमें विन विन सिचुएशन में होंगे क्योंकि गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी ये समान रूप से इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई है और दुनिया की बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में रहती है और सभी को उसका लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आगे जो भारत ने ये कार्य किया है उसमें लगातार, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कनेक्टिविटी हो, चिकित्सा की बात हो, पीपल टू पीपल जो है जुड़ा होना, कनेक्ट होना, इनकी बात हो, इसमें हम आगे सफल होकर निकलेंगे। चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। दूसरी खबर हमारी शिक्षा से संबंधित है। पहली कक्षा में दाखिले को न्यूनतम उम्र होगी 6 साल। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक बदलाव के मुहाने से गुजर रहा है। बदलाव, जहां पर भारत का जो बदलाव का बेसिक है, किसी भी राष्ट्र का जो बेसिक होता है वो शिक्षा होती है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आज़ादी के बाद हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं या वो जो मानव सूचकांक में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, वो सभी अपनी शिक्षा को समरूप, समान और बहुत ही प्रगतिशील बनाते हैं। अगर आप माइग्रेट करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, तो आपको पूरे देश में एक समान शिक्षा मिलती है। आप सेमेस्टर के बीच में भी जा सकते हैं, आप किसी भी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 मूलभूत गुण होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से भारत ने आज़ादी के बाद इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट किया। जहाँ पर आज़ादी के बाद भारत सरकार ने ज़्यादातर महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया कि सरकार उद्योग करेगी, सरकार पर्यटन को देखेगी, सरकार उड्डयन को देखेगी, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को हाइब्रिड मॉडल में क्यों रखा, ये कई बार बहुत प्रश्न चिन्ह पैदा करता है कि ये भारत के निर्माण की वो 2 मूलभूत चीज़ें थीं, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो हमारी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकती थी। आपने कहा कि सभी PSU सरकार उत्पादन करेगी, आपने यह तय कर लिया,
आपने सारे जो सरकार कृषि हमारा कितने पे सामान बेचेगा ये सरकार ने तय कर लिया, सब कुछ तय कर लिया, लेकिन शिक्षा को हाइब्रिड मॉडल में क्यों छोड़ दिया कि कुछ प्राइवेट कुछ सरकारी। और नतीजा ये रहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक भयानक असमानता आ गई। डे 1 से ही जब गरीब का बच्चा एक सरकारी स्कूल में जाता है जहां शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सरकारी स्कूल को एक न्यूनतम शिक्षा के रूप में देखा जाता है, वहीं अमीर का बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में जाता है, जहां कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, जहां शिक्षा व्यवस्था उसके हिसाब से बहुत अच्छी मानी जा रही है। इसका मतलब है हम अपने देश में डे 1 से ही असमानता के बीज बो देते हैं, और ये बीज बोने वाला कोई और नहीं, ये भारत सरकार की नीतियाँ रही हैं। समाज को विभाजित करने वाली नीतियाँ रही हैं। जो अमीरों के स्कूल में जा रहा है कॉन्वेंट में, उसको पता है कि उसको आगे चलकर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, पढ़ने के अवसर अच्छे हैं, वो विश्व इस पूरी प्रतियोगिता में सामने खड़ा होगा, यानी वो हैब्स हो गया। और जो स्कूल गरीब स्कूल में पढ़ रहा है, जिसके पास असमानता हो रही है, जिसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया या उसने बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया, तो वो उनकी सेवा करने के लिए बनेगा, वन यू हैव्स नॉट हो गया। और दूसरी तरफ हमने पूरा मॉडल जो है वो जब सरकार ने बनाया तो हमने समाजवाद करो। ये कैसा समाजवाद था जहाँ पर आपने कुछ चुनिंदा चीज़ों के लिए तो समाजवाद कर लिया, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें थी उसके लिए आपने उसको हाइब्रिड मॉडल तैयार कर दिया। और नतीजा अगर आप देखें तो आज भारत में जो स्वास्थ्य और शिक्षा में असमानता है, इसके बीज हमारी आज़ादी के बाद ही बो दिए गए थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए, हमने कुछ सुधार करने शुरू किए हैं और वर्तमान में हमने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सबसे पहले हमने एक समान शिक्षा नीति की शुरुआत की। इसमें सबसे पहला काम हमने किया और वो है कि अब पहली क्लास में दाखिले लेने की जो न्यूनतम एज होगी वो 6 वर्ष होगी। पिछले कुछ समय से आपाधापी ये जो वेस्टर्न शिक्षा रही है और इन सब के माध्यम से हमने अपने बच्चों को एक रेस में डाल दिया। 2.5 साल होते होते बच्चे स्कूल में जाने लगे, 2 साल 3 साल 4 साल होते होते बच्चों का जो बस्ते का वज़न था वो उसके वज़न से ज़्यादा होने लगा। उसका बचपन कहीं हमने गायब कर दिया। क्या वो खेलेगा, क्या वो एक क्लास से निकल कर दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। माँ बाप ने बच्चों को एक तरह से प्रेस्टीज का वर्ड बना लिया, उसको सम्मान का विषय बना लिया कि कौन ज़्यादा क्लासेस में, वो टेनिस जा रहा है इसको, और वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कर क्या रहा है। किसी राष्ट्र में एक मौलिक सोच होती है, एक बचपन जो एक समय होता है वो कभी लौट कर नहीं आता। बचपन, अगर हम न्यूरोलॉजिकल बात करें तो 5 वर्ष की एज तक हमारे न्यूरॉन्स हाई आने शुरू होते हैं, हम बहुत तेज़ी से सीखते हैं। लेकिन उस समय जो इमोशंस, परिवार के साथ जुड़ाव, जो एक तरह से खेल कूद करना, अपने शरीर को मजबूत करना, ये सब कुछ हमारे लिए उतना ही ज़रूरी रहा है। लेकिन हमने अपने बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, बच्चों का वज़न बढ़ने लगा, बच्चे दौड़ नहीं सकते, हाँफने लगते हैं, और हम एक युवा इंडिया की बात कर रहे हैं, हम एक ताकतवर इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल जो है यहाँ पर हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही खूबसूरत कदम है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। हमारे बच्चों को उनका बचपन मिलना चाहिए। और शिक्षा, राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था, अथाकतो घुमक्कड़ जिज्ञासा, कि कई बार खेलने कूदने, अपने परिवार के साथ इमोशनली अटैच होने, उसका बचपन कभी नहीं लौट कर आएगा। आज हमारा यूथ इमोशनली बहुत वीक है, वही जब इस बाज़ार में पहुंचता है, इस मार्केट में पहुंचता है, तो वो इमोशंस को छुपाने के लिए, उस चीज़ों के लिए ड्रग्स का सहारा ले रहा है, वो इस तरह के पिल्स खा रहा है जो उसको बर्बाद कर, और अंत में सुसाइड कर रहा है। आज रिपोर्ट्स कहती हैं कि 50% से ज़्यादा यूथ किसी न किसी रूप में डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि पहले के ज़माने में उसका परिवार उसके साथ खड़ा होता था, एक बॉन्डेज हुआ करती थी। आज वो किससे अपनी बात कहे, किससे अपनी तकलीफ़ कहे? सोशल मीडिया तो है, परिवार नहीं। तो निश्चित रूप से ये एक सुधार बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर राज्यों में एक समान शिक्षा जब लाई जा सकेगी, राष्ट्र में एक समान शिक्षा लाई जा सकेगी, तो तभी हम शिक्षा को समरूप कर पाएंगे और एक समान चल पाएंगे। आगे चलते हैं, और इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल है, इसके बारे में हम बात करते हैं। एडिटोरियल जो इसके अंतर्गत आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विदेश नीति से संबंधित है, और एडिटोरियल है अमिताभ मट्टो का, नेचुरल पार्टनर्स ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य के प्राकृतिक पार्टनर्स। और यहाँ बात की जा रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA की। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि क्वाड के माध्यम से और तमाम अन्य माध्यमों से, जहाँ क्वाड में 4 पार्टीज़ हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, वहीं भारत सरकार ने भी पहल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय रिश्तों की बात की है। वो दोनों 1 to 1 लगातार बात कर रहे हैं। और अगर हम इसमें बात करें तो इंडिया, जिसे हम लोग बताएं इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA, लगातार इसको हम बढ़ा रहे हैं।
यानी हिंद और प्रशांत को जोड़ने की लगातार हमारी जो है वो कोशिशें बनी हुई हैं और इस तरह से हम अब ऑस्ट्रेलिया को अपना एक नेचुरल पार्टनर भी देखते चले जा रहे हैं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों में आ रहा है, जिस तरह पहले वो अमेरिका के साथ, अब लगातार भारत के साथ वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी एंट्री कर रहा है, हमें एक नया बेस मिल रहा है। निश्चित रूप से इनका कहना है कि जिस तरह से एक पर्सनल बॉन्डिंग हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री मॉरिस के साथ एक अटैचमेंट हमें देखने को मिली और इससे पहले की सरकारों के साथ भी अटैचमेंट देखने को मिली, वो अब फलीभूत हो रही है। भारत का व्यापार उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने, साथ ही साथ चीन के द्वारा जो आक्रामकता है और साथ ही साथ चीन का जो व्यापार आक्रामकता है, जिसे हम लोग ट्रेड एक जिसे कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त वो दबाव डाल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का साथ आना बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। आने वाले समय में भारत की खाद्य सुरक्षा, साथ ही साथ नए व्यापारों की खोज में भी ऑस्ट्रेलिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बहुत लंबे समय से दक्षिणी गोलार्ध के यानी साउदर्न हेमिस्फीयर के जो कंट्रीज़ रही हैं वो विश्व पटल पर कभी भी आगे नहीं जा पाई। खासतौर पे नाटो के बनने के बाद, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बाद, जो इस पूरे भूमंडल का जो उत्तरी गोलार्ध है यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो कंट्री हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ रही हों, अमेरिका रही हों, ये बहुत तेज़ी से उभरते रहे। इन्होंने पूरे विश्व पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से चलाया, विश्व की इकॉनमी को अपने हिसाब से चलाया। लेकिन पिछले कुछ समय से जो बदलाव की बयार चल रही है उसके हिसाब से अब साउदर्न हेमिस्फीयर भी अब सेंटर पोजीशन में आ रहा है। साउदर्न हेमिस्फीयर को बेसिकली हम लोग वाटर हेमिस्फीयर यानी जल गोलार्ध के नाम से जाते हैं। बहुत छोटे छोटे देश हैं, आकार में बड़े हैं, संख्या बहुत कम है और वो विश्व मानचित्र में ज़्यादा खलबली नहीं मचाते हैं। कोई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ हमें नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन अब वो वक्त धीरे धीरे आ रहा है कि साउदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज़ भी तेज़ी से उभर रही हैं, चाहे उसमें हम मैक्सिको की बात करें या हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें। और धीरे धीरे भारत को अपनी विदेश नीति पे इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक नए ध्रुव की तरफ हम लेकर जा सकते हैं। और नए ध्रुव में यानी हम नए पोलर्स बना सकते हैं और मल्टीपोलर वर्ल्ड में जहां दोस्त और दुश्मन का पता लगाना बहुत मुश्किल है, उसको भी हम साध सकते हैं, समझ सकते हैं। हमें नए पावर फैक्टर जनरेट करने होंगे, नए हमें अपने मित्र देखने होंगे, क्योंकि जिस तरह से एशिया, यूरोप, इन सब में रस्साकसी मची हुई है, अमेरिका, उस तरह से हमें कुछ अपने व्यापार को संतुलित करने के नए नए मार्गों को ढूंढना पड़ेगा। और इस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह से लेखक कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम एक प्राकृतिक पार्टनर यानी कि बाय नेचर हम आपस में जुड़ सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यापार की बहुत संभावनाएं हमारे कोस्टल एरिया से और ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया से हमारे पास संभव है। उम्मीद करूंगा कि आज की खबरें आपको अच्छी लगी होंगी, इनका विश्लेषण अच्छा लगा होगा। आप क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में विश्व किस तरह से संतुलित किया जा सकता है? चाइना के रूप में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? भारत अपनी विदेशी नीति में क्या बदलाव करे? भारत की शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए? निश्चित रूप से आपके दिमाग में भी ऐसे बहुत से प्रश्न प्रज्वलित आते होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय इसमें ज़रूर रखेंगे और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि हम अपनी बात को पहुंचा सकें। विश्लेषण में और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और क्या नई चीज़ें हो सकती हैं, मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। मिलते हैं आज के अखबार में। आपका गाइड ओजांग, नमस्कार।